नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हमने रिकॉर्ड वैक्सीनेशंस देश में की है। जी हां, अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए जो दिसंबर के पहले देश में 75 से 80% लोगों को टीकाकरण का जो प्लान है वो आगे बढ़ता हुआ सफल तरीके से आज दिख रहा है, क्योंकि अब तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। सरकार का यह दावा है कि लगभग 80 लाख टीके लग गए हैं और ये विश्व में एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का आंकड़ा है। आपको बता दें कि आज 21 जून का आह्वान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहा था आज से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को केंद्र की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। ये प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि केंद्र सभी राज्यों को मुफ्त टीकाकरण के लिए वैक्सीन देगा। और इसी में आज की कड़ी में बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है और ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 80 लाख लोगों को टीका आज लग चुका है। ये एक दिन का पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो आज बन रहा है। 80 लाख लोगों को टीका, क्योंकि सरकार की तरफ से यह दावा किया गया था कि लगभग 1 करोड़ लोगों को हम रोजाना टीका देंगे जुलाई के महीने से। और ये जून में 21 जून को आज 75 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आह्वान किया था कि 21 जून को योग दिवस के साथ ही शुरुआत के साथ ही बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर देश भर में टीकाकरण होगा। और उसमें भी ये कहा था कि केंद्र की तरफ से तमाम राज्यों को मुफ्त टीकाकरण करने के लिए 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को ये टीका दिया जाएगा। और आज बम्पर शुरुआत हुई है, क्योंकि आज ही लगभग 80 लाख का आंकड़ा, आपको बता दें अब तक 78 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। और दिसंबर तक पूरे देश में अगर टीकाकरण करके हर्ड इम्यूनिटी यानी सामुदायिक बचाव के लिए देश को आगे बढ़ना है तो उस लक्ष्य की तरफ आज का दिन बेहद अहम साबित होगा। 21 जून और आज पहले ही दिन मुफ्त टीकाकरण के साथ ये आंकड़ा छुआ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज की रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण की संख्या खुश करने वाला है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगाया, सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को बधाई। वेल डन इंडिया, ये लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर। इक्कीस जून का जो लक्ष्य था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुफ्त टीकाकरण की शुरुआत आज से होगी, उसी कड़ी में आज का दिन सबसे बड़ा, क्योंकि आज अगर हम 80 लाख लोगों को देश में टीका दे पाए हैं और यही रफ्तार हम आगे भी रख पाते हैं तो भारत उस लक्ष्य की तरफ सफल कदम उठाएगा, जिसमें हमने ये कहा है कि हम दिसंबर के पहले 75 से 80% लोगों का टीकाकरण देश में कर देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आपने देखा, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण के साथ कहा है वेल डन इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम धर्म के धंधेबाजों की बात करेंगे। आज हम आपको उस राजधर्म के बारे में बताएंगे जो कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को याद दिलाया। आज हम चुनाव से पहले नेताओं के पार्टी छोड़ने और नई पार्टी से जुड़ने के सियासी धर्म के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर अधर्म की कहानी लिखने वाले धंधेबाजों की। क्या 1000 हिंदुओं का धर्म बदलवाया गया? विदेशी फंड से देश में धर्म परिवर्तन का खेल। नोएडा में मौलाना के हेडक्वार्टर का सच क्या है? धर्म परिवर्तन के नेटवर्क में कितने मौलाना? रमजान विजयवर्गीय का सीक्रेट प्लान डिकोड। जबरन धर्म परिवर्तन का मास्टरमाइंड उमर गौतम।
उत्तर प्रदेश एटीएस ने मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर को सनसनीखेज इल्जामों में अरेस्ट किया है। एटीएस का दावा है कि उमर और मुफ्ती देश में धर्मांतरण का बड़ा सिंडिकेट चला रहे थे। दोनों का काम तो था धर्म की अच्छी बातें दुनिया तक पहुंचाना, लेकिन दौलत की लालच में धर्म के दलदल में फंस गए। आरोप है कि 1-2 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा महिलाओं और मूक बधिर बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। नाम मोहम्मद उमर गौतम, जुर्म जबरन धर्म परिवर्तन, ठिकाना सलाखों के पीछे। नाम मुफ्ती कादिर जहांगीर कासमी, जुर्म जबरन धर्म परिवर्तन, ठिकाना सलाखों के पीछे। उत्तर प्रदेश एटीएस का सनसनीखेज इल्जाम है कि ये चेहरे धर्म परिवर्तन करने वाले ऑल इंडिया गैंग की सबसे अहम कड़ी है। वही कड़ी जिसने अब तक 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है मोहम्मद उमर गौतम। वही मोहम्मद उमर गौतम जो खुद धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन चुका है। यूपी पुलिस के मुताबिक उमर और जहांगीर सुनियोजित साजिश के तहत पहले शिकार को चुनते थे और फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवा देते थे। ये लोग वल्नरेबल सोसाइटी है, जो समाज में ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो समाज के द्वारा तिरस्कृत हैं या समाज में वेल प्लेस्ड नहीं है। ऐसे पॉपुलेशन को ये टारगेट करते हैं। आरोप के मुताबिक धर्म परिवर्तन का पूरा खेल नई दिल्ली की संस्था आईडीसी यानी इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में खेला जा रहा था, जिसके टारगेट पर होते थे नंबर 1 मूक बधिर, नंबर 2 महिलाएं, नंबर 3 गरीब। वहाँ से एक लड़का था शकील। लेकिन ये सब कैसे होता था, गुरुग्राम में एक पीड़ित परिवार की जुबानी सुनिए। मैं अंकित यादव, गांव बाबूर से, मन्नू यादव का बड़ा भाई। मेरा भाई सेक्टर 14 स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पे डम एंड डेफ की जो सोसाइटी स्कूल है उसमें। वहाँ से एक लड़का था शकील खान, फरीदाबाद से, और वसीम अहमद नू से। उसने उनको नोएडा डेफ सोसाइटी में एडमिशन दिलाया, जहाँ से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। और उसके साथ साथ ना काफ़ी लड़कों का भी कन्वर्जन कराया गया है जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं। वो हमने पुलिस प्रशासन के पास भी गए, हमने काफ़ी कार्रवाई कराई, लेकिन उन्होंने हमारा कुछ कार्रवाई नहीं करी है। आरोप है कि धर्म परिवर्तन का हेड ऑफिस दिल्ली में था। एटीएस के खुलासे के मुताबिक खुलासा नंबर 1, उमर और जहांगीर अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। खुलासा नंबर 2, इस्लामिक दावा सेंटर नाम से एक संस्था बना रखी थी। खुलासा 1000 से ज्यादा गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। खुलासा नंबर 4, महिलाओं का धर्म बदलवाकर मुस्लिमों से कराते थे निकाह। खुलासा नंबर 5, नोएडा डीफ सोसाइटी से जुड़े कई लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ। खुलासा नंबर 6, धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से मौलानाओं को होती थी फंडिंग। बड़ा गैंग है जो कि एक सेंटर रन करता है, इस्लामिक दावा सेंटर, और वहाँ के लोग बहुत सुनियोजित ढंग से ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कमज़ोर वर्ग है, मूक एंड बधिर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सभी को विभिन्न तरह के प्रलोभन देकर और उनको अपने धर्म के प्रति गलत चीज़ें बताकर और इस्लाम धर्म की अच्छाइयाँ बताकर उनको कन्वर्ट कराते हैं। और बाद में ऐसे लोग ऐसे भी ये भी चीज़ें प्रकाश में आई है कि ऐसे बच्चे जो मूक एंड बधिर हैं उनके घर वालों को भी धमकाया जाता है, और वहाँ यहाँ तक कि उन लोगों ने अभी एफआईआर भी कराने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नोएडा से ऑपरेट हो रहे धर्म परिवर्तन के नेटवर्क का पूरा बही खाता खंगाला जा रहा है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के अब तक के सबसे बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें नोएडा डेफ सोसाइटी का भी नाम आ रहा है। यहाँ के 2 छात्र ऐसे मिले हैं जिनका कि धर्मांतरण करा दिया गया था, और उनके पेरेंट्स की कंप्लेन के बाद अब यहाँ पर
पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम अभी भी अंदर है और यहाँ जाकर के हर चीज़ की जांच पड़ताल हो रही है। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, कौन अंदर आता था, कैसे होते थे, सारी चीज़ें, ये सब कुछ जांच करने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। हालांकि साफ तौर पर यहाँ के प्रशासन का कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस प्रेमाइसेस के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी बच्चों के पेरेंट्स ने जो आरोप लगाया है वो इसके बाहर हुआ है। यहाँ पर कोई रहता नहीं था, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट यहाँ नहीं रहता था। जो भी बाहर से लोग आते जाते थे, स्टूडेंट्स बाहर से यहाँ किराए के मकान पर रहते थे और वहाँ से यहाँ पढ़ने आते थे। बाहर हुआ है जो भी हुआ है, इस घर के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर किसी ने भी घुस करके कुछ भी करने की, धर्मांतरण जैसा कुछ करने की कोशिश नहीं की है। अब तक इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि कानपुर, नोएडा से लेकर तमाम शहरों में रहने वाली महिलाओं और मूक बधिरों का धर्म परिवर्तन कराकर दक्षिण भारत में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले उमर और जहांगीर का प्लान बहुत बड़ा था, क्योंकि पूरी फंडिंग विदेश से हो रही थी। फंडिंग बहुत ज्यादा है, फॉरेन की फंडिंग भी है, अन्य सभी चीजों पर विवेचना चल रही है। सवाल यह है कि आखिर धर्म परिवर्तन के रैकेट का खुलासा कैसे हुआ? तो इसका जवाब गाजियाबाद के दासना में बने इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस ने विपुल विजयवर्गीय और कासिफ को गिरफ्तार किया था। कासिफ हिंदू नाम बताकर मंदिर में गया था। पूछताछ में पता चला कि विपुल हिंदू नहीं बल्कि धर्म बदलकर मुस्लिम बन चुका है, जबकि कासिफ उसका साला है। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस उमर और जहांगीर तक पहुंची, जिसके बाद धर्म परिवर्तन के सनसनीखेज रैकेट का खुलासा हुआ। बीते कई सालों से उत्तर प्रदेश व देश के तमाम अन्य राज्यों में चलाए जा रहे धर्मांतरण के इस अभियान में आईडीसी यानी इस्लामिक दावा सेंटर एक अहम भूमिका में था। इस्लामिक दावा सेंटर के नाम पर ही एक बाकायदा अभियान चलाया जा रहा था। यूपीएटीएस की गिरफ्त में आए उमर गौतम और काजी जहांगीर कासमी से पूछताछ के बाद अब बारी उन लोगों की है जो इस पूरे अभियान में शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ यूपीएटीएस अब टेरर फंडिंग के एंगल को खंगाल रही है कि कहीं आईडीसी का कनेक्शन इस धर्मांतरण के अभियान में आईएसआई से तो नहीं था। संतोष कुमार, आज तक। तो राजधानी दिल्ली में बैठकर राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतरण का ये पूरा धंधा चल रहा था। महिलाएं, मूक बधिर बच्चों को कैसे शिकार बनाया जा रहा था, और खबर तो ये है कि विदेशी फंडिंग के जरिए ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन ऐसे लोगों का आखिर इलाज क्या है, देखिए। तो क्या इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में गरीब परिवार की महिलाओं के साथ साथ मूक बधिर बच्चों का भी सुनियोजित साजिश के तहत धर्मांतरण करवाया जा रहा था? आखिर मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी का सच क्या है? गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। नंबर 1, खुद धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया। नंबर 2, 20 साल की उम्र में अमर गौतम से उमर गौतम बना। नंबर 3, इस्लाम धर्म अपनाने के बाद धर्म परिवर्तन में जुट गया। यूपीएटीएस के अधिकारियों की माने तो धर्मांतरण कराने की इस खेल को बेहद सुनियोजित ढंग से अंजाम देते। प्लान के तहत पहले गरीब महिलाओं और उन परिवारों को चिन्हित किया जाता जिन्हें पैसों की जरूरत होती। टारगेट की पहचान होने के बाद उमर और मुफ्ती जहांगीर ब्रेन वॉश का काम करते। मकसद था शिकार के मूल धर्म के प्रति नफरत पैदा करना। इसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता। झांसे में फंसाकर उस महिला की शादी मुस्लिम घराने के लड़कों से करा दी जाती और फिर उसका धर्म बदलवा दिया जाता। हर साल करीब 200 से 250 ऐसी धर्म परिवर्तन कराकर शादियों को अंजाम दिया जाता। अब यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस तक उमर और जहांगीर के नेटवर्क को खंगाल रही है। ये तस्वीर जहांगीर के घर की है, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में है। ये घर जहांगीर कासमी का है, जिसे यूपी पुलिस ने धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जामिया नगर में मौजूद 5वीं मंजिल पे मकान बना हुआ है, जिसमें जहांगीर अपने परिवार के साथ रहते हैं। फिलहाल उनका परिवार इस घर में मौजूद है, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। जहांगीर के घर में मौजूद लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। पुलिस की टीमें उमर गौतम का सच जानने के लिए एक एक सुराग तलाश रही है।
यह है जामिया नगर का केस 47, जहां उमर गौतम का पता बताया जा रहा है। इस फ्लैट में उमर गौतम काफ़ी दिनों से रहा करता था। जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस की टीमें भी यहां पे आई हैं, ATS की टीम ने भी यहां पे रेड की है और यहां से उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल यहां पे मीडिया का जमावड़ा है। आरोप है कि इस्लामिक दावा सेंटर से ही पूरा रैकेट ऑपरेट हो रहा था। आज तक की टीम उस सेंटर पर भी पहुंची, लेकिन वहां ताला लटक रहा था। ये जामिया नगर का इस्लामिक दावा सेंटर यानी IDC का दफ्तर है, जहां हम मौजूद हैं। फ़िलहाल ये दफ्तर बंद किया हुआ है, इसको लॉक कर दिया गया है, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। ATS उत्तर प्रदेश पुलिस का ये दावा है, ये खुलासा किया है उन्होंने कि जो फंडिंग होती थी वो इसी NGO, इसी दफ्तर के जो बैंक अकाउंट्स थे उनके नाम पे की जा रही थी। उमर गौतम और जहांगीर इसी दफ्तर में बैठा करते थे और यहीं से अपना पूरा साम्राज्य चलाते थे। दिल्ली पुलिस की टीमें भी यहाँ पर आई हैं, उन्होंने भी मौका मुआयना किया है। इसके अलावा ATS ने भी यहाँ पर रेड की थी और यूपी पुलिस की टीमें यहाँ पर आई थी रेड के लिए। तो जाहिर है यहाँ से कई तरह के बैंक अकाउंट्स के डिटेल और बैंक से जुड़े हुए कागजात, फंडिंग से जुड़े हुए कागजात पुलिस ने हासिल किए हैं। धर्म परिवर्तन के रैकेट से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया था। आरोप ये है कि यूपी में साजिश के तहत रोहिंग्या मुस्लिमों को बसाया जा रहा है। यहाँ तक कि आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट तक रोहिंग्याओं ने बनवा रखे हैं। पुलिस के एक्शन पर उत्तर प्रदेश में सियासत भी हो रही है। जहां कुछ धर्मगुरु जांच की बात कर रहे हैं, तो कुछ टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लिहाजा इस तरीके की बातें करके कहीं न कहीं एक मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कहीं न कहीं इलेक्शन में जिससे फ़ायदा हासिल किया जा सके। जो लोग पकड़े गए हैं उन पर आप उनका इन्वेस्टिगेशन करें और इंशाअल्लाह जिस तरीके से पहले लोग बाइज्जत बरी हुए हैं, हमें उम्मीद है कि इस बार भी जिन लोगों पर ये कसूर आयद किया जा रहा है वो लोग भी बाइज्जत बरी होंगे। पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए और हमें इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि किसी को भी हम उस वक्त तक मुजरिम नहीं करार दे सकते जब तक कि उसका अदालत में जुर्म साबित ना हो जाए। तो धर्म परिवर्तन के इस पूरे रैकेट का यहाँ खुलासा हो रहा है, तो वहां बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए सियासी जंग छिड़ी हुई है। जी हाँ, आज राजधर्म याद दिलाया बंगाल में उच्च न्यायालय ने मौजूदा सरकार को और कहा कि जिस तरह की हिंसा चुनावी नतीजों के बाद हो रही है वो स्वीकार्य नहीं है। आज बंगाल से जुड़ी 4 बड़ी खबरें आई। खबर नंबर 1, चुनाव बाद हिंसा केस में ममता सरकार को कोर्ट से झटका। खबर नंबर 2, उत्तर बंगाल के दौरे पर गए गवर्नर जगदीप धनखड़ का विरोध। खबर नंबर 3, अलीपुरद्वार के बीजेपी जिलाध्यक्ष TMC में शामिल। खबर नंबर 4, ममता बनर्जी के मिशन पर पवार संघ PK की मीटिंग। सबसे पहले बात चुनाव बाद बंगाल में हुई हिंसा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर पर। 18 जून को कोलकाता हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच ने मानवाधिकार आयोग को जांच करने और समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। आज कोर्ट ने ममता सरकार की मांग को खारिज कर दिया, यानी बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच होगी और मानवाधिकार आयोग करेगा। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने इसे इंसाफ की जीत बताया। आज जो कोर्ट का निर्णय आया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ उनके प्रति। हमारे राष्ट्र के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ही हाल फिलहाल कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि एक महिला मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को इतना प्रताड़ित करे। जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना वोट दिया अथवा उस समर्थन को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया, उनके घर में महिलाओं का क्या हश्र किया है वो आज तक की टीम भी भली भांति जानती है। एक 60 साल की बूढ़ी महिला को उसके 6 साल के पोते के सामने बलात्कार करना क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है। 17 साल की दलित लड़की का बलात्कार कराना क्यों? क्योंकि उसे सजा देनी है कि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और समर्थक है। ऐसे अनगिनत दलित और आदिवासी बेटियों के ऊपर जुल्म हुआ और ममता बनर्जी मुख्य दर्शक बनकर बैठी रहीं। अनगिनत परिवारों ने अपना गाँव, अपना घर छोड़ा, अपने लिए रहम की भीख मांगी, इतना तक कह दिया कि हम अपना धर्म बदलने को तैयार हैं, बस हमें बख्श दीजिए, हमारे परिवार को बख्श दीजिए। आप बताइए हिमांशु जी, क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा है ममता बनर्जी की? मैंने पहले भी कहा था और आपके चैनल पर कहा था
कि ममता बनर्जी और तृणमूल के नेताओं ने बलात्कार को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया, मर्डर को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसको एक बार फिर प्रतिस्थापित किया उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद। स्पेशल रिपोर्ट में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है। मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश से आफतों का दौर भी शुरू हो चुका है। इस वक्त आधे हिंदुस्तान में बारिश हो रही है, लेकिन भीगते भारत में बारिश ने बाढ़ की शक्ल भी अख्तियार करनी शुरू कर दी है। और भारत में जब बाढ़ आती है, आपको कुदरत का तांडव झेलते उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, नदी और पहाड़ सड़कों को निकल गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में हर साल बाढ़ और बारिश से करीब 64 करोड़ का नुकसान होता है। प्रदेश में दो तरह की बाढ़ आती है। पहाड़ों में जो बाढ़ आती है उसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है, तीव्र गति से आने वाली बाढ़। ये अपने साथ बड़े बोल्डर्स, पत्थर, मलबा सब कुछ लेकर टूट पड़ती है। वहीं दूसरी तरह की बाढ़ को फ्लूवियल कहते हैं, क्योंकि नदियों की वजह से ये फ्लूवियल बाढ़ आती है। ये मैदानी इलाकों की बाढ़ है। उत्तराखंड कई तरह की आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील भी माना जाता है। कहते हैं पहाड़ों पर जब आपदा आती है तो मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगते हैं और पहाड़ों पर कुदरत का वो तांडव शुरू हो चुका है। बेहिसाब बरसती बारिश से पहाड़ धराशायी हो रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में पिछले 3 दिन से जारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। मॉनसूनी बरसात के बाद गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी और पिंडर जैसी नदियां अपनी हदें लांघ रही हैं। रुद्रप्रयाग से लेकर ऋषिकेश तक नदी किनारे रहने वालों के बीच ये ऐलान कर दिया गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। पिथौरागढ़ में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर पहाड़ गिरने से नेशनल हाईवे समेत 73 सड़कें बंद हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल जैसे ही बरसात पहाड़ों में शुरू होती है और जरा सी जोर सी बरसात आ जाए तो किस तरह से पूरा का पूरा लाखों टन जो ये मलबा है ये जमींदोज हो जाता है और कई बार हाईवे बंद हो जाते हैं। नदियों का स्तर अचानक बढ़ जाए तो उसके किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। चंपावत जिले के शारदा बैराज में जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है। पहाड़ों पर जब तबाही आती है तो रूह कांप जाती है और इसका ट्रेलर दिखने लगा है। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं। देखिए कैसे पहाड़ भरभरा कर गिर रहा है। चमोली में इतनी बारिश हुई है कि पानी ने पहाड़ों का सीना चीर दिया है। कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग पर थाला के पास पहाड़ भरभरा कर टूट गया। लगातार हो रही बारिश के बाद ठोस पहाड़ मिट्टी के ढेर की तरह ढह रहे हैं। जोशीमठ में लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है। बारिश भी ऐसी कि जिंदगी थम गई है। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, ढह रहे हैं और नदियों का तेज बहाव पहाड़ों के लिए काल बना हुआ है। और आसमानी आफत उत्तराखंड के पहाड़ों को खंड खंड कर रही है। ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर मारवाड़ी पुल से विष्णुप्रयाग तक की सड़क पूरी तरह बंद है। अभी हम मारवाड़ी पुल विष्णुप्रयाग में खड़े हैं। अभी भी कह रहे हैं कि 2 दिन लगेगा। पूरे हम बहुत तंगी में चल रहे हैं। 5 दिनों से लगातार बारिश है। होटल भी बंद है, चाय तक नहीं मिल रही है। जगह जगह पत्थर आ रहे हैं। पत्थरों से नीचे से गाड़ी निकल, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। जान जोखिम में डाल के चल रहे हैं यहाँ पे। फिर भी हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही यहाँ पे। बहुत परेशानी है जी। अब बारिश लगो कल, आज 4-5 दिन हो गए लगातार लगी है बारिश। क्या कर सकते हैं इसमें हम भी। अब
अलकनंदा रुद्रप्रयाग में अपने खतरे के निशान 627 मीटर पर बह रही है। नदी के किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। नदी किनारे रहने वालों से घर पहले ही खाली करवा लिए गए हैं। वहीं अलकनंदा नदी का पानी और मलबा लोगों के घरों में भी घुस गया है। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी नदी का मलबा भर गया है। आज तक ब्यूरो। यूपी की तस्वीरें आपने देखी। उत्तराखंड का पानी यूपी में भी कहर बनकर आया है। उत्तराखंड की तस्वीरें आपने देखी थी उस रिपोर्ट में। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। शारदा, घाघरा, राप्ती नदियां खतरे के निशान के पास बह रही हैं। ऊपर से यूपी में मानसून की बारिश ने भी मुश्किलों को बढ़ा दे दिया है। हम आपको बता दें कि यूपी में बाढ़ से हर साल करीब 432 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जबकि बाढ़ के चलते 27 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित होती है। एक बार फिर से यूपी में बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश पर भी लगता है कुदरत की टेढ़ी नजर है। यूपी के 16 जिलों की इस वक्त नींद उड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तराखंड के टनकपुर में मूसलाधार बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। घाघरा और राप्ती नदी भी खतरे के निशान तक बह रही हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की हैं। यहाँ शारदा नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई है और इलाके में तबाही मची हुई है। ये देखिए, आधे आधे मकान डूबे हुए हैं। स्कॉर्पियो कार आधी डूबी हुई है। ट्रैक्टर की ट्रॉली भी तकरीबन पूरी तरह डूब चुकी है। आंगनवाड़ी केंद्र बाढ़ के पानी में समा गया है। गलियों में नावें चल रही हैं। उत्तराखंड में भयंकर बारिश हुई तो पीलीभीत में शारदा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी से बाढ़ आ गई। बाढ़ में फंसे 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। गांव के गांव बाढ़ में समा गए हैं। अब तो यहां से लोग पलायन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते यहां भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। लखीमपुर खीरी से महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। राहत विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इन जिलों में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश में गंगा का जलस्तर भी बढ़ गया है और यूपी के 10 जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऊपर से नेपाल में हो रही बारिश भी यूपी के लिए मुसीबत बन रही है। आज तक ब्यूरो। तो देश में बाढ़ से बहुत डर लगता है। हर साल बाढ़ से बेघर होते लोगों की तस्वीरें आती है। डूबते मकान, बहते पुल, तबाह होती फसलें दिखाई देती हैं। हम आपको बता दें कि साल 1950 के बाद से मध्य भारत में भारी बारिश की घटनाएं 3 गुना हो चुकी हैं। एक और आंकड़ा कहता है कि 1950 से 2017 के बीच भारत में बाढ़ की 285 घटनाएं हुई हैं, जिनसे करीब 85 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई। इनमें से करीब 2 करोड़ लोग तो बेघर हो गए, करीब 71,000 जाने गई। इन तमाम घटनाओं से हुए नुकसान का मूल्य करीब $60 अरब आंका जाता है। इस संबंध में एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 1 दशक में बाढ़ से होने वाला नुकसान करीब $3 अरब हर साल रहा है। जी हाँ, बाढ़ ने, हमने आपको उत्तराखंड, यूपी की रिपोर्ट दिखाई। बाढ़ ने बिहार के कई जिलों में इस वक्त तबाही मचा रखी है। हर साल वही तस्वीरें आती है। हम आपको बता दें कि बिहार करीब 40 साल से ज्यादा समय से हर साल बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। एक बार फिर से बिहार में नेपाल से आने वाला पानी, मानसून की बारिश, दोनों ने जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं पटना में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जबकि बिहार के कई शहरों को सिस्टम की नाकामी की बाढ़ ने घेर लिया है। बिहार में आ गई तबाही की बाढ़। बाढ़ से बर्बादी का मंजर दिखने लगा। बिहार में पिछले 48 घंटे की बारिश से नदियां उफान पर हैं। उत्तर बिहार की नदियों के रौद्र रूप के बाद अब गंगा और पुनपुन का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियां लाल निशान के करीब पहुंच गई हैं। हालात ये हैं कि पुल बह गए हैं, गांव टापू बन गए हैं। नालंदा से लेकर सहरसा तक, खगड़िया से लेकर मोतिहारी तक। दिक्कत ये है कि सर बांध बनाया था, बांध टूट गया, कितना बार आया लो, ना कोई बांध बनाता है ना कुछ होता है। अब गरीब आदमी है, सारा घर में पानी भर गया।
और मुजफ्फरपुर से लेकर छपरा तक बाढ़ और बारिश ने जिंदगी पर प्रहार कर दिया है। परेशानी है, ये घर में पानी घुस जाता है, हर साल हम लोग रोड पर आ जाते हैं। शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से ही करते हैं। गांधी घाट पर गंगा प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है और अगले 48 घंटे में खतरे के निशान को पार करने की आशंका है। आप जो ये गुंबज देख रहे हैं, दरअसल ये गुंबज जो है वो बनाए गए थे, शाम के वक्त लोग यहाँ आते थे, इसमें बैठते थे और यहाँ का नज़ारा देखते थे। लेकिन अब देखिए, अब गंगा नदी का पानी के जो बढ़ा है उसकी वजह से ये तमाम गुंबज जो हैं वो पानी में जलमग्न हो चुके हैं और इसी वजह से जो आप अगले 48 घंटे में भी जो है वो चेतावनी दी गई है कि बिहार में और ज़्यादा बारिश होगी तो हालात जो हैं और ज़्यादा बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल गंगा नदी जो है इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जलस्तर देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो बढ़ चुका है। अब इन तस्वीरों को देखिए, कंचनपुर में 4 लेन का ये पुल है जो गाढ़ी कमाई से वसूले गए टैक्स से बन रहा था। नेपाल से सैलाब आया और ये पुल ध्वस्त हो गया। नालंदा की इन तस्वीरों को देखिए, जिधर देखो पानी ही पानी है। छपरा भी लबालब है। यहाँ भी नगर निगम नाम के सिस्टम ने इन्हें खुद पर भरोसा रखना सिखाया है और तभी अपने इंतजाम से लगाए गए पंपिंग सेट से दुकानों, घरों में घुसा पानी निकाला जा रहा है। रस्सी के सहारे कमर तक पानी में लोग अपने घरों तक जा रहे हैं। और ये है बिहार के कैमूर के हालात। गलियों में नदियां बहने लगी तो गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। बाढ़ में डूबते घर बार और सिस्टम की अनदेखी के खिलाफ ये गुस्सा भड़का तो महिलाएं सबसे आगे रहीं। हर साल बिहार बाढ़ में गोते लगाता है, ना तो प्रशासन कुछ करता है, ना ही सरकार सुध लेती है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो पहाड़ों से लेकर यूपी, बिहार, बंगाल में जमकर बादल बरस रहे हैं। वहीं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अलावा राजस्थान में भी मानसून का इंतजार है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून गुजरात, एमपी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली को अभी 27 जून तक का इंतजार करना होगा, जबकि पिछले साल यहां मानसून 25 जून को आ गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा में भी 27 जून तक बादल बरस सकते हैं, जबकि 7 जुलाई तक पूरे देश में मानसून के बरसने की संभावना है। जहां तस्वीरें अभी तक की आपने देखी कुछ राज्यों की जहां बारिश ने परेशान कर रखा है, लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जो आसमान की तरफ ताक रहे हैं इंतजार में। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आपने बाढ़ से जूझते भारत की तस्वीरें देखी। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें देखी। आइए अब आपको दिखाते हैं देश भर में, दुनिया में बल्कि आज कैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। देशवासियों से लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने अद्भुत योग दिखाया। शरीर को निरोग रखने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है और ये भारत ने ही पूरी दुनिया को बताया है। योग रखे निरोग का संदेश आज पूरी दुनिया जानती है। 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून की इस तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में भारत के साथ विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। भारत में योग दिवस पर योग की अद्भुत तस्वीरें दुनिया देख रही है। बाबा रामदेव की अगुवाई में भी सैकड़ों साधकों ने योग किया। ऐसे ऐसे करतब दिखाए जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लें। बाबा रामदेव के योग ग्राम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिव्य दृश्य दिखाई दे रहे थे। बाबा रामदेव एक तरह से भारत में योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं और योग को घर घर पहुंचाने में उनका अहम योगदान है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
धन्यवाद।